नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं कॉल माइन रेगुलेशन चैप्टर 1 का वीडियो 2 है। ये वीडियो 1 में हम डिस्कस किए थे कॉल माइन रेगुलेशन के रेगुलेशन 1 के बारे में, और रेगुलेशन 2 का जो डिफिनेशन था वो उसमें से कुछ डिफिनेशन को हम देखे थे। तो जैसा कि पहले वीडियो में हमने बताया था कि कॉल माइन रेगुलेशन तो मुख्यतः नियम और कानून का है, लेकिन जब भी आप जॉब या वैकेंसी का एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उसमें डेफिनेशन या नियम या कानून लिखने नहीं आता है। नियम और कानून जानना ज़रूरी है, लेकिन जॉब का एग्ज़ाम देने के लिए, किसी भी कंपनी के वैकेंसी का एग्ज़ाम जब आप देते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट स्टडी और एक एक पॉइंट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम पिछले वीडियो में भी पॉइंट टू पॉइंट स्टडी किए थे, और जितना भी डिफिनेशन से जितना भी पॉइंट निकल के आया था जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, उसको हम डिस्कस किए थे। आगे हम उसी तरह डिस्कस करेंगे। आगे कुछ रेगुलेशन को हम पढ़ चुके थे और कुछ डिफिनेशन हम पढ़ चुके थे, कुछ डिफिनेशन बाकी था, तो आगे हम डिफिनेशन पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने डिफिनेशन ये कॉल माइन मीथेन के बारे में पढ़ा था। अब हम उसके आगे से आज पढ़ेंगे, तो वीडियो में लेट न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉल माइन रेगुलेशन 2017 का वीडियो 2। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन का जो वीडियो 2 है उसको। तो इसमें जो सबसे पहला डेफिनेशन है, ये आज हम देखेंगे कमिटी के बारे में कि कमिटी क्या होता है। तो देखते हैं कमिटी क्या होता है। तो कमिटी मीन्स द कमिटी, तो कमिटी के बारे में देख रहे हैं कि कमिटी मीन्स ए कमिटी अपॉइंटेड अंडर द सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट। तो एक्ट के सेक्शन 12 के अंतर्गत जिस कमिटी का गठन किया गया है उस कमिटी को हम यहाँ कमिटी कह रहे हैं। यानी कि कॉल माइन रेगुलेशन 2017 में कमिटी का जो डिफिनेशन है उस डिफिनेशन को जोड़ा गया है माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 12 से। यानी सेक्शन 12 के अंतर्गत जिस कमेटी का गठन किया गया उसी कमेटी को कॉल माइन रेगुलेशन 2017 भी कमेटी कहता है। तो आगे देखते हैं कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन क्या होता है ये हम देखेंगे वीडियो में कि कॉम्पिटेंट पर्सन क्या होता है। तो कॉम्पिटेंट पर्सन कॉम्पिटेंट पर्सन क्या होता है। कॉम्पिटेंट पर्सन को हिंदी में हम कहते हैं सक्षम अधिकारी। जैसे कि हिंदी में अगर हम जानना चाहेंगे कॉम्पिटेंट पर्सन क्या कहा जाता है, सक्षम अधिकारी वैसा अधिकारी जिसको मैनेजर किसी काम के लिए सक्षम घोषित किया है कि नहीं आप उस काम को कीजिएगा, तो वो सक्षम अधिकारी कॉम्पिटेंट है, उस काम के लिए कॉम्पिटेंट है, पूरा रिस्पॉन्सिबल होगा वो उस जो भी काम उसको हायर किया गया है उस काम के लिए, या जो भी सुपरविज़न उसको मिला है उसके लिए वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होगा। तो देखते हैं कॉम्पिटेंट पर्सन क्या है। तो कॉम्पिटेंट पर्सन इन रिलेशन टू एनी वर्क, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट। तो कॉम्पिटेंट पर्सन इन रिलेशन यानी किसी भी मशीनरी के संबंध में, प्लांट के संबंध में, इक्विपमेंट के संबंध में, कोई भी वर्क के संबंध में, ये सब से संबंधित कॉम्पिटेंट पर्सन, किसी भी वर्क से संबंधित, किसी मशीनरी के संबंधित, किसी प्लांट के संबंधित और किसी इक्विपमेंट से संबंधित कॉम्पिटेंट पर्सन कैसा पर्सन होता है ये हम देखेंगे। तो मीन्स ए पर्सन हु अटेन द एज ऑफ 20 ईयर्स। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर निकल गया कि कॉम्पिटेंट पर्सन से पहला पॉइंट निकला कि उसका एज क्या होना चाहिए, एज होना चाहिए 20 ईयर। यानी कि उसका एज जो होना चाहिए कॉम्पिटेंट पर्सन का वो 20 साल से कम नहीं होना चाहिए। 20 साल होगा या तो फिर 20 साल से अधिक होगा, लेकिन 20 साल से कम वाला एज वाले पर्सन को कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं बनाया जाएगा। तो उसका एज क्या होना चाहिए, हु अटेन द एज ऑफ 20 ईयर्स, यानी कि उसका एज जो होना चाहिए वो 20 ईयर्स होना चाहिए। पहला पॉइंट कॉम्पिटेंट पर्सन का है, नोट कर लीजिएगा अगर नोट करना चाहेंगे तो।
और आगे देखेंगे इसके बारे में। एंड हु हैज़ बीन डली अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय द मैनेजर as a person competent to supervise, perform that work or supervise the operation of that machinery, plant, equipment, and who is responsible for the duty assigned to him and include a short firer। तो ये है कॉम्पिटेंट पर्सन का डिफिनेशन। कॉम्पिटेंट पर्सन का डिफिनेशन हम देखेंगे कि कॉम्पिटेंट पर्सन का इन रिलेशन टू किसी भी वर्क से रिलेटेड, किसी भी मशीनरी, प्लांट और इक्विपमेंट से रिलेटेड एक ऐसा पर्सन होता है जिसका एज क्या होना चाहिए, हु अटेन द एज ऑफ 20 ईयर्स, जिसका एज 20 ईयर्स होना चाहिए, यानी कि 20 साल से कम उसका उम्र नहीं होना चाहिए। एंड हु हैज़ बीन अपॉइंटेड, और अपॉइंट किया जाता है कॉम्पिटेंट पर्सन को किसके द्वारा, रिटेन में अपॉइंट होता है, किसके द्वारा अपॉइंट करता है, मैनेजर। कॉम्पिटेंट पर्सन का अपॉइंटमेंट मैनेजर करता है। एंड हु अपॉइंट द एज ऑफ 20 ईयर आर अपॉइंट इन राइटिंग बाय द मैनेजर। तो मैनेजर अपॉइंट करता है कॉम्पिटेंट पर्सन का। ये आपका सेकेंड पॉइंट निकल गया कॉम्पिटेंट पर्सन से। पहला पॉइंट था कि उसका एज 20 ईयर्स होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट क्या है कि उसको मैनेजर के द्वारा वो अपॉइंट किया जाता है। ये 2 पॉइंट इसमें निकल गए। आगे देखते हैं। मैनेजर एज ए पर्सन कॉम्पिटेंट, एक सक्षम व्यक्ति के रूप में मैनेजर उसको अपॉइंट करता है टू सुपरवाइज एंड परफॉर्म दैट वर्क। उस वर्क, अगर किसी वर्क से रिलेटेड कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट किया गया है तो उस पर्सन का काम क्या है कि उस पर्सन को सुपरवाइज करना, या तो फिर, जी हाँ, तो हम देख रहे थे कि वो किसी भी वर्क से रिलेशन में अगर कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट किया जाता है तो उसका काम क्या है। किसी भी वर्क से अगर रिलेशन में कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट किया जा रहा है तो उसका काम क्या है, उसका काम है सुपरवाइज करना वर्क को, वर्क का देख रेख करना कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और परफॉर्म करना उस काम को। अगर परफॉर्म करना है खुद से करना है तो उसको करना है, और या तो फिर उसका सुपरविज़न देख रेख करना है तो फिर उसको देख रेख करना है। तो ये एक वर्क से संबंधित कॉम्पिटेंट पर्सन का काम। अगर किसी मशीनरी, प्लांट और इक्विपमेंट से संबंधित अगर कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट किया जा रहा है किसी मशीनरी, प्लांट और इक्विपमेंट से संबंध में, तो क्या करना है, और तो क्या करना है, टू सुपरवाइज द ऑपरेशन ऑफ दैट मशीनरी। अगर किसी मशीनरी से रिलेटेड अगर कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट किया गया है तो उसका काम है कि सुपरवाइज द ऑपरेशन ऑफ दैट मशीनरी, उस मशीनरी के ऑपरेशन को सुपरवाइज करना, देख रेख करना। प्लांट और इक्विपमेंट, तो ये सब मशीनरी, प्लांट और इक्विपमेंट से अगर रिलेशन में अगर कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट किया गया है तो सुपरवाइज करेगा ऑपरेशन ऑफ मशीनरी, प्लांट और इक्विपमेंट। तो ये है वर्क। तो दो दो चीज़ से संबंधित कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट होता है। एक वर्क से काम करना है, खुद से काम करना है, वर्क से संबंधित अगर अपॉइंट होता है तो उसमें क्या करना है, सुपरवाइज करना है और परफॉर्म करना है वर्क को। देखें जैसे कि, और मशीनरी, प्लांट और इक्विपमेंट से संबंधित अगर कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट किया जाता है तो उसमें वो सुपरवाइज करता है, सुपरवाइज सुपरवाइज द ऑपरेशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी के ऑपरेशन को सुपरवाइज करता है। मशीनरी हो, प्लांट हो या इक्विपमेंट हो, उसका जो ऑपरेशन है, मशीनरी जो काम करता है, प्लांट जो काम करता है, इक्विपमेंट से जो काम हो रहा है, उसका जो अथी है उसको सुपरवाइज करना है। एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्यूटी असाइन टू हिम, और ये कॉम्पिटेंट पर्सन का एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी होता है कि वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल हो अपनी ड्यूटी के लिए, जिसके लिए उसको असाइन किया गया है, जिस ड्यूटी में उसको लगाया गया है। अगर मान लीजिए कि माइंस में अगर किसी इनकम्पिटेंट पर्सन को कोई जॉब में लगा दिया जाता है तो वो सीधा कह देगा कि हम तो ये काम जानते ही नहीं थे, हम कैसे करेंगे, जैसा जैसा आ रहा था वैसे हम कर दिए। लेकिन अगर किसी कम्पिटेंट पर्सन को लगा दिया जाता है तो कम्पिटेंट पर्सन को ये बोल नहीं पाएगा कि हम इस काम को नहीं जानते थे। तो वो पूरी तरह से क्या होता है, वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है अपने ड्यूटी के लिए जो उसके असाइन किया जाता है। एंड इंक्लूड ए शॉट फायरर, और कॉम्पिटेंट पर्सन में एक इंक्लूड होता है शॉट फायरर। ये सब बहुत ही ज़्यादा ठीक कहा जाए, माइनिंग डिप्लोमा के छात्रों के लिए शॉट फायरर का ड्यूटी सबसे ज़्यादा टफ होता है। जब आप जॉब में जाइएगा तो आप ये अच्छी कीजिएगा कि आपको शॉट फायरिंग का काम ना मिले। ये ड्यूटी बहुत ही टफ ड्यूटी होता है। कंपनी में कुछ कुछ कंपनी में होता है जिसमें
दिया जाता है, हेल्पर दिया जाता है, ये दिया जाता है, तो ड्यूटी बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन शॉर्ट फायर का ड्यूटी ठीक नहीं होता है थोड़ा सा। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि आपको टाइम मिल जाएगा, यानी कि आप शॉर्ट फायरिंग किए और चल दिए। तो शॉर्ट फायरर भी क्या है, एक कॉम्पिटेंट पर्सन है। तो ये हुआ हमारा कॉम्पिटेंट पर्सन का फुल डिफिनेशन। और इसमें जितना भी पॉइंट था वो उसको हम लोग समझे। तो पॉइंट को, कॉम्पिटेंट पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका पॉइंट को एक बार और समझते हैं। कॉम्पिटेंट पर्सन किसी वर्क से रिलेटेड पर्सन कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंट होता है, या तो मशीनरी, प्लांट और इक्विपमेंट से रिलेशन में कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंट होता है। तो अगर तो पहला कॉम्पिटेंट पर्सन का क्या होना चाहिए, उसका एज फैक्टर है। एज उसका 20 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए। 20 ईयर्स उसका एज बताया गया है रिकग्निशन में। और वो क्या होता है, अगर किसी वर्क से संबंधित कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट किया गया है तो वो क्या करेगा, सुपरवाइज और परफॉर्म दैट वर्क। अगर सुपरवाइज करेगा या तो फिर देख रेख करेगा, वर्क का निरीक्षण करेगा, या तो फिर परफॉर्म करेगा, खुद से काम करेगा। तो ये हो गया वर्क से रिलेटेड। अगर मशीनरी, प्लांट और इक्विपमेंट से रिलेटेड अगर कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट किया गया है, मशीनरी, प्लांट और इक्विपमेंट से रिलेटेड, तो उसका काम क्या है, तो उसका काम है सुपरवाइज द ऑपरेशन ऑफ दैट मशीनरी, प्लांट और इक्विपमेंट। यानी कि सुपरवाइज करना मशीनरी का, प्लांट का और इक्विपमेंट के ऑपरेशन को। और तीसरा ये क्या है कि वो रिस्पॉन्सिबल है अपने वर्क के लिए। उसको जो ड्यूटी दिया है वो उसके लिए फुल्ली रिस्पॉन्सिबल है, उसमें वो कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि और चौथा जो पॉइंट है कि एक शॉर्ट फायरर भी क्या है, कॉम्पिटेंट पर्सन है। एग्ज़ाम में अगर पूछ देगा कि शॉर्ट फायरर क्या है, कॉम्पिटेंट पर्सन है, ऑफिशियल है, एग्जीक्यूटिव है, तो आप कॉम्पिटेंट पर्सन में टिक मारिएगा। तो ये है कॉम्पिटेंट पर्सन के बारे में हम लोग पढ़े हैं। अब आगे हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है। आगे का डिफिनेशन में कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है। तो देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है। कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर मीन्स एन इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी, फिर्म, लोकल अथॉरिटी और लोकल बॉडी। तो ये सब कॉन्ट्रैक्टर में आता है। कॉन्ट्रैक्टर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई अकेला आदमी भी हो सकता है। एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, बहुत सारे आदमी मिल के कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। बहुत सारे ग्रुप ऑफ कंपनी कैसे बनता है, यही एसोसिएशन होता है, ग्रुप ऑफ कंपनी। तो ये हो गया एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। और कंपनी, कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, तो कंपनी भी कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है। फिर लोकल अथॉरिटी, कोई लोकल अथॉरिटी का हो सकता है, या लोकल बॉडी, कोई लोकल बॉडी कम हो सकता है। ये सब सारा कॉन्ट्रैक्टर में ही सबको काउंट किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर है जो हु प्रोवाइड फॉर द सर्विस एंड ऑपरेशन इन द माइंस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है, माने कि प्रदान करता है क्या, सर्विस, सेवा और ऑपरेशन, यानी कि कार्य। जो सर्विस और ऑपरेशन प्रोवाइड करता है इन द माइंस, माइंस में सर्विस देगा, अपना सर्विस देगा, या तो फिर ऑपरेशन करेगा, काम करेगा ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, उसमें पे बेसिस से उसको नहीं किया जाता है कि जाइए आप हाजिरी में काम कीजिए। उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है कि जाइए आपको इतना ये काम करना है, कहीं इंस्टॉलेशन करना है बेल्ट का, या तो कहीं बंकर का इंस्टॉलेशन करना, जितना भी अभी हेवी वर्क हो रहा है कॉन्ट्रैक्टर का, इसलिए 2017 में डिफिनेशन दे दिया गया है। क्योंकि अभी कौन इंडिया में जितना भी हेवी वर्क हो रहा है सारा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस से हो रहा है। प्रोडक्शन, बहुत बड़े बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट हैं उसमें प्रोडक्शन का काम, ओबी रिमूवल का काम, सारा काम अभी कॉन्ट्रैक्टर के बेसिस पे ही हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्टर का इसलिए डिफिनेशन दे दिया है। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या है, तो कॉन्ट्रैक्टर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकता है, फिर्म हो सकता है, लोकल अथॉरिटी और लोकल बॉडी हो सकता है। ये सब तो कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है जो क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है और ऑपरेशन प्रोवाइड करता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में। एंड इंक्लूड, और इसमें क्या इंक्लूड है, ए सब कॉन्ट्रैक्टर, एक सब कॉन्ट्रैक्टर को भी कॉन्ट्रैक्टर माना जाएगा। तो अगर रेगुलेशन में पूछ दे, सॉरी, अगर एग्ज़ाम में पूछ दे कि क्या सब कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टर माना जाएगा, तो ये सब कॉन्ट्रैक्टर भी कॉन्ट्रैक्टर है। तो ये था कॉन्ट्रैक्टर का डिफिनेशन। अब हम आगे देखेंगे, आगे डिफिनेशन डीप हॉल ब्लास्टिंग। आगे का जो टॉपिक है वो डीप हॉल ब्लास्टिंग के बारे में कहा जा रहा है। डीप हॉल ब्लास्टिंग ये ओपन कास्ट माइन से संबंधित है।
अंडरग्राउंड माइंस में जो नहीं होता है, ये ओपन कास्ट माइन से संबंधित है। तो डीप ड्रेनिंग और ब्लास्टिंग, ड्रेनिंग और ब्लास्टिंग क्या है, ये क्या है हम समझेंगे। डीप ड्रेनिंग और ब्लास्टिंग मीन्स ड्रिल हॉल मोर देन 3 मीटर। अगर किसी भी ब्लास्टिंग के लिए हॉल को 3 मीटर से अधिक लंबा किया जाता है, गहरा किया जाता है, तो उसको हम डीप हॉल कहेंगे। तो डीप हॉल का लंबाई कितना होना चाहिए, मोर देन 3 मीटर। ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा कि डीप हॉल का लंबाई कितना होता है, मोर देन 3 मीटर। तो 3 मीटर से अधिक होना चाहिए डीप हॉल ड्रेनिंग का हॉल का लंबाई। इन डेप्थ एंड यूज फॉर ब्लास्टिंग इन ओपन कास्ट माइनिंग ऑपरेशन। और इसका यूज किया जाता है ब्लास्टिंग के लिए ओपन कास्ट माइनिंग ऑपरेशन। ओपन कास्ट में जो माइनिंग होता है उसमें इसका यूज किया जाता है डीप हॉल ड्रेनिंग और ब्लास्टिंग। तो डीप हॉल ड्रेनिंग और ब्लास्टिंग हम समझ गए। डीप हॉल ड्रेनिंग किसको कहेंगे, अगर मोर देन 3 मीटर डेप्थ तक अगर गहराई ब्लास्ट होल का गहराई है, अगर ब्लास्ट होल का गहराई अगर 3 मीटर से अगर अधिक है तो उसको डीप हॉल कहेंगे। तो डीप हॉल ड्रेन करके अगर उसको जो ब्लास्ट किया जाता है उसको डीप हॉल ड्रेनिंग और ब्लास्टिंग कहेंगे। तो ये था डीप हॉल ड्रेनिंग और ब्लास्टिंग, ये ओपन कास्ट माइन से रिलेटेड है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है डिजाइनर। डिजाइनर क्या होता है, डिजाइनर के बारे में देखेंगे। अभी हम इससे पहले कॉन्ट्रैक्टर के बारे में पढ़े थे, अब डिजाइनर के बारे में देखेंगे कि डिजाइनर क्या होता है। डिजाइनर जैसे नाम से ही पता चलता है ये डिज़ाइन करता होगा, ठीक है, किसी भी मशीनरी को डिज़ाइन करता होगा, किसी भी प्लांट को डिज़ाइन करता होगा, तो ये वही डिज़ाइनर है। तो डिज़ाइनर के बारे में अभी हम देखेंगे कि डिज़ाइनर क्या है। तो डिजाइनर मीन्स एन इंडिविजुअल, इसमें भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति डिजाइनर हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, जो एसोसिएशन हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकता है, और इंस्टीट्यूट डिजाइनर में इंस्टीट्यूट आता है, ठीक है। कंपनी भी डिजाइनर है और कोई इंस्टीट्यूट, जैसे कि ये जो ISM धनबाद जो हो गया, जो जिसका नाम IIT धनबाद हो गया, वो भी क्या है कि कोल माइंस के लिए डिज़ाइन प्रस्तुत करता है। बहुत सारा IIT कॉलेज है जो डिज़ाइन इंजीनियरिंग के लिए डिज़ाइन का मॉडल बनाते हैं। तो डिज़ाइनर में इंडिविजुअल हो गया, इंडिविजुअल को भी डिज़ाइनर कहेंगे। अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति जो डिज़ाइन कर रहा है वो भी डिज़ाइनर हो गया। एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, बहुत सारे इंडिविजुअल व्यक्ति मिलके अगर एक डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसको एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल कहेंगे। कंपनी तो आपको पता ही है, कोई कंपनी अगर डिज़ाइन कर रहा है तो। और इंस्टीट्यूट भी डिज़ाइनर में काउंट किया जाएगा। हु डिज़ाइन ए कोल माइनिंग सिस्टम, जो डिज़ाइन क्या करता है, कोल माइनिंग सिस्टम, कोयला खनन की पद्धति को डिज़ाइन करेगा कि कोयला का खनन कैसे किया जाए, वो डिज़ाइन करेगा। उसका माइनिंग का सिस्टम, मेथड ऑफ कोल माइनिंग, कि कोल माइनिंग का क्या मेथड होना चाहिए, ये डिज़ाइन कर सकता है। मशीनरी को डिज़ाइन कर सकता है, प्लांट को डिज़ाइन कर सकता है, इक्विपमेंट को डिज़ाइन कर सकता है, एप्लीकेशंस और सब्सटेंस फॉर यूज इन कोल माइंस। तो कोई भी एप्लीकेशंस और कोई भी सब्सटेंस जिसका यूज़ किया जा रहा है कोल माइनिंग में, तो ये सब को वो डिज़ाइन कर सकता है। तो डिज़ाइनर में कौन कौन सा है पहले देख लेंगे। इंडिविजुअल हो सकता है डिज़ाइनर, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकता है, और इंस्टीट्यूट हो सकता है। ये 4 डिज़ाइनर हो सकते हैं जो डिज़ाइन करेंगे। क्या क्या डिज़ाइन करते हैं, कोल माइनिंग का सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं कि कोयला की माइनिंग कैसे की जाए, कोल माइनिंग के सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे, मेथड ऑफ कोल माइनिंग डिज़ाइन करेंगे, मशीनरी को डिज़ाइन करेंगे, प्लांट को डिज़ाइन करेंगे, इक्विपमेंट को डिज़ाइन करेंगे, और एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करेंगे, सब्सटेंस को डिज़ाइन करेंगे जिसका यूज होता है कोल माइनिंग सिस्टम में। तो ये है डिज़ाइनर। तो हमने देखा डिज़ाइनर क्या होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है डिसकंटिन्यूड वर्किंग। डिसकंटिन्यूड वर्किंग क्या होता है ये हम देखेंगे।
इससे आगे का वीडियो में हमने देखा था कि अबेंडेंट वर्किंग क्या होता है। इस वीडियो में बताया गया है कि डिसकंटिन्यूड वर्किंग क्या होता है। तो डिसकंटिन्यूड वर्किंग के बारे में हम पढ़ेंगे। एबंडेंट वर्किंग क्या होता था कि वैसा वर्किंग जिसका फ्यूचर जो तो बंद है और फ्यूचर में भी उसमें कोई काम नहीं करना है, वो वर्किंग पूरी तरह से बंद हो गया, एबंडेंट वर्किंग है वो। अब डिसकंटिन्यूड वर्किंग क्या होता है वो हम बताएंगे कि डिसकंटिन्यूड वर्किंग क्या है। तो डिसकंटिन्यूड वर्किंग मीन्स सच वर्किंग इन द माइंस एज हैव बीन डिसकंटिन्यूड फॉर एनी रीजन and are inaccessible or rendered inaccessible but are likely to be work again। तो ये था उसका डेफिनेशन। अब डेफिनेशन का एक एक पॉइंट को निचोड़ेंगे कि एक एक पॉइंट इसका क्या है। तो ये है डिसकंटिन्यूड वर्किंग। डिसकंटिन्यूड वर्किंग मीन्स सच वर्किंग इन ए माइंस, किसी भी माइंस का कोई भी वर्किंग एज हैव बीन डिसकंटिन्यूड, जो कि डिसकंटिन्यूड हो गया है, यानी कि जिसमें काम रुक गया है, कंटिन्यू नहीं है काम, वो काम रुक गया है। फॉर एनी रीज़न, किसी भी कारण से डिसकंटिन्यूड हो गया, या तो सेफ्टी के कारण डिसकंटिन्यू हो गया वाटर उसमें, या तो फिर हो सकता है कि वाटर लॉगिन हो गया होगा, वर्किंग पानी में डूब गया होगा, या तो फिर सपोर्ट नहीं होगा, सब मटेरियल का सप्लाई नहीं हो रहा होगा, कोई भी ऐसा चीज़ का डिफिशियंसी होगा, या तो फिर कुछ उसका बाउंड्री में प्रॉब्लम होगा जिसका बाउंड्री को सॉल्व होने के लिए केस क्षमता होगा। तो किसी भी कारण से वर्किंग डिसकंटिन्यू अगर है तो उसे डिसकंटिन्यूड वर्किंग कहेंगे। एंड इन तो वो क्या है कि डिसकंटिन्यूड फॉर एनी रीजन, तो वैसा वर्किंग जो क्या है डिसकंटिन्यूड फॉर एनी रीजन, किसी भी कारण से वर्किंग डिसकंटिन्यूड है। एंड आर इनएक्सेसिबल, और जिसको अभी इनएक्सेसिबल, और रेंडर टू इनएक्सेसिबल, जिसको अभी इनएक्सेसिबल किया गया है, यानी कि उसमें अंदर जाने अभी किसी को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, फेंसिंग मार देगा, गेट लगा देगा, कुछ भी कर देगा, इनएक्सेसिबल उसको बना देना, यानी उसमें अंदर कोई जा नहीं सकता, वर्किंग में कोई जा नहीं सकता। बट आर लाइकली टू बी वर्क अगैन, लेकिन वर्क अगैन यानी कि फ्यूचर में इसमें काम दोबारा चालू हो सकता है। मान लीजिए कि कोई वर्किंग है, कोई खदान चल रहा है, बगल वाला माइंस अगर केस कर दिया कि नहीं मेरा बाउंड्री के अंदर घुस गया, तो क्या करेगा, जब केस हो जाएगा तो दोनों माइंस को बंद कर दिया जाएगा कि बंद कीजिए, किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। जब वो सॉल्व हो जाएगा उसके बाद फिर वो अपना अपना काम कर सकते हैं। तो इस तरह का वर्किंग हो गया। या तो फिर किसी भी चीज़ का डिफिशियंसी हो गया, सेफ्टी फीचर का डिफिशियंसी है जिसके कारण किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, नहीं अभी कोई अंदर जा नहीं सकता है, माइंस डेंजरस कंडीशन में है। तो उसमें भी क्या होगा कि वर्किंग डिसकंटिन्यूड है, उसको इनएक्सेसिबल कर दिया जाएगा, किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। और लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वर्किंग फिर से दोबारा स्टार्ट नहीं होगा, वो लाइकली टू बी वर्क अगैन, यानी कि वो वर्किंग दोबारा से चालू हो सकता है। तो ये था डिसकंटिन्यूड वर्किंग। अबंडेंट वर्किंग में वर्किंग फ्यूचर में चालू नहीं होगा, डिसकंटिन्यूड वर्किंग में वर्किंग फ्यूचर में चालू होगा। तो ये था डिसकंटिन्यूड वर्किंग के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर क्या होता है, कोल माइन रेगुलेशन के अनुसार डिस्ट्रिक्ट मैनेजर क्या होता है ये हम देखेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का मतलब हो गया, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर इन रिलेशन टू एनी माइंस मीन्स द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द डिप्टी कमिश्नर as the case may be, who is vested with the executive power of maintaining law and order in the revenue district in which the mine is situated। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मतलब क्या हो गया ये हम देखेंगे अब एक एक पॉइंट में कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन रिलेशन टू एनी माइंस, किसी भी माइंस के संबंधित कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वह है जिसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं और डिप्टी कमिश्नर भी कर सकते हैं, जो ठीक है, मीन्स द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर एज द केस में भी, जो भी हो, या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या तो फिर डिप्टी कमिश्नर हो, किसी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मान सकते हैं। एज द केस में भी, हु इज़ वास्टेड विथ,
द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो हु इज़ वास्टेड विथ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट। तो जो क्या है, जिसके पास ताकत हो, जिसके पास अधिकार हो, एग्जीक्यूटिव पावर हो, मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर इन रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट में लॉ को और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इन द रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट का वो मजिस्ट्रेट है या कमिश्नर है, उस डिस्ट्रिक्ट में उसका पावर हो कि वो एग्जीक्यूटिव पावर अपना अथी कर सके। तो एग्जीक्यूटिव पावर क्या क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने का उसका पास एग्जीक्यूटिव पावर हो। हु इज़ वास्टेड विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट इन विच द माइन इज सिचुएटेड, जिस डिस्ट्रिक्ट में माइन सिचुएट, मान लीजिए कि किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर माइन सिचुएटेड है तो वो माइंस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपना पूरा लॉ एंड ऑर्डर को मनवा सकता है। अगर माइंस का मैनेजर हो, माइंस का जनरल मैनेजर हो, किसी को भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस अपना नियम और कानून मानने के लिए बाध्य कर सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के किसी भी माइन से संबंधित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वह होता है जिसके पास एग्जीक्यूटिव पावर रहता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो अब एक इसमें आता है जो कि नीचे पॉइंट में दिया गया है कि मान लीजिए कि ये एक डिस्ट्रिक्ट है और ये एक डिस्ट्रिक्ट है, दो डिस्ट्रिक्ट है, और मान लीजिए कि एक माइंस का जो एरिया है वो इस डिस्ट्रिक्ट में भी है, इस डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये भी एक डिस्ट्रिक्ट में पड़ गया, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट ए में, और ये डिस्ट्रिक्ट बी है। अगर एक माइंस बीच में ही सिचुएटेड है जिसमें ए का भी डिस्ट्रिक्ट में कुछ एरिया पड़ता है और बी का भी डिस्ट्रिक्ट में कुछ एरिया उसका पड़ता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में किसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट माना जाएगा, ए वाले को या बी वाले को? तो यहाँ नीचे देखते हैं, प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ द माइंस विच इज़ सिचुएटेड पार्टली इन द वन डिस्ट्रिक्ट और पार्टली इन द अनदर। तो ऐसा माइंस जो कि सिचुएटेड हो पार्टली इन वन डिस्ट्रिक्ट, कुछ भाग उसका एक डिस्ट्रिक्ट में हो, एंड पार्टली इन अनदर, और कुछ भाग उसका दूसरा डिस्ट्रिक्ट में हो, द डिस्ट्रिक्ट। तो इस कंडीशन में द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर द पर्पज ऑफ दिस रेगुलेशन, तो इस रेगुलेशन के अनुसार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको माना जाएगा, शैल बी द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑथराइज इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसमें बताएगा उसी को मानना पड़ेगा माइंस को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ऐसा कंडीशन जिसमें अगर एक माइंस का कुछ भाग एक डिस्ट्रिक्ट में हो और कुछ भाग दूसरा डिस्ट्रिक्ट में हो, तो उस कंडीशन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसको माना जाएगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको माना जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको माना जाएगा जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करेगा, जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करेगा उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट माना जाएगा। बारे तो नहीं बैठ जाओ काम कर रहा ए तो हमारे देने को कर देने। मोबाइल में हैंग कर देने के लिए भाई। जी, तो इस तरह से अगर एक माइन से किसी दो डिस्ट्रिक्ट में है तो उसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन कहलाएगा? उसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो कहलाएगा जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार बताया गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहेगा। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस कंडीशन में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑथराइज बाई इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको ऑथराइज करेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में उस माइंस का, या तो माइंस ए को कह देगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं, इस माइंस का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ए है तो वो ए रहेगा, अगर बी को कह देगा तो वो बी रहेगा। तो ये था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का डिफिनेशन। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ज़्यादा पॉइंट नहीं है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को याद कीजिएगा कि अगर दो डिस्ट्रिक्ट में अगर एक माइंस है फैला हुआ है तो उसमें जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो कौन तय करता है? उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेंट्रल गवर्नमेंट तय करता है। चलिए, तो अब आगे का भी
डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। आगे का डेफिनेशन है डिसयूज वर्किंग। देखिए 3 तरह का वर्किंग अब आ गया है। पहले जो हम लोग पढ़े थे एबंडेंट वर्किंग था, दूसरा था डिसकंटिन्यू वर्किंग था, अब आ गया डिसयूज वर्किंग। डिसयूज वर्किंग क्या है? तो डिसयूज वर्किंग का मतलब क्या हो गया कि डिसयूज वर्किंग मीन्स सच वर्किंग इन द माइंस वेयर वर्क हैज़ बीन टेम्प्ररी स्टॉपेड। जहाँ पर वर्क क्या है, वर्क हैज़ बीन टेम्प्ररी स्टॉपेड बट विच आर एक्सेसिबल और रेंडर टू एंड विच आर एक्सेसिबल एंड इंक्लूड अनयूज वर्किंग। तो ये था डिसयूज वर्किंग के बारे में। तो डिसयूज वर्किंग क्या हो गया? इस तरह का वर्किंग इन ए माइंस वेयर वर्क हैज़ बीन टेम्प्रोरी स्टॉपेड, यानी कि जिसमें काम क्या है, टेम्प्रोरी बंद है। टेम्प्रोरी यानी कि टेम्प्रोरी बेसिस पे काम बंद है, बट विच आर एक्सेसिबल, लेकिन जिसको एक्सेसिबल रखा गया है, यानी कि आदमी उसमें आ सकता है और जा सकता है। तो आदमी का आवागमन उसमें है, एक्सेसिबल है। एंड इंक्लूड अनयूज वर्किंग, और इसमें डिसयूज वर्किंग में अनयूज वर्किंग को भी इंक्लूड किया गया है। तो ये था डिसयूज वर्किंग के बारे में। इससे पहले डिसकंटिन्यू वर्किंग में कहे थे कि जिसमें काम बंद था। अब किस तरह से काम बंद था, कोई भी रीजन के कारण काम बंद था और जिसको इनएक्सेसिबल रखा गया था। लेकिन डिसयूज वर्किंग जिसको आज हम पढ़ रहे हैं डिसयूज वर्किंग में, तो डिसयूज वर्किंग वैसा वर्किंग हो गया जहाँ पर काम टेम्प्रोरी स्टॉपेड, काम टेम्प्रोरी रूप से बंद है और जिसको एक्सेसिबल रखा गया है, यानी कि उसमें आ जा सकता है आदमी। और इसमें एक वर्किंग को जोड़ गया है अनयूज वर्किंग। अनयूज वर्किंग को भी डिसयूज वर्किंग हम कह सकते हैं। तो ये था डिसयूज वर्किंग का डिफिनेशन और इसमें पॉइंट। देखिए 3 तरह का वर्किंग है, तीनों को क्लियर बाय क्लियर समझिएगा। एक हो गया एबंडेंट वर्किंग, एबंडेंट वर्किंग जो कि बंद है और जिसमें फ्यूचर में भी कोई काम नहीं करना है। दूसरा हो गया डिसकंटिन्यू वर्किंग, जिसको टेम्प्रोरी, जिसको बंद किया गया है किसी भी कारण से और अनएक्सेसिबल रखा गया, आदमी आ जा नहीं सकता है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में काम होगा। और तीसरा है डिसयूज वर्किंग जो टेम्प्रोरी बंद है और जिसमें आदमी आ जा सकता है, इसमें अनयूज वर्किंग को भी जोड़ा गया। तो 3 तरह का वर्किंग इसमें बताया गया है। 3 तरह का वर्किंग डेफिनेशन में देखें। अब हम आगे डेफिनेशन को चर्चा करेंगे एक्सप्लोसिव कि एक्सप्लोसिव क्या है। तो देखते हैं कि एक्सप्लोसिव क्या है। एक्सप्लोसिव कैन हैव द सेम मीनिंग एज इज असाइन इन इट इन द एक्सप्लोसिव एक्ट 1884। तो एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 में एक्सप्लोसिव का डेफिनेशन दिया गया है। यहाँ से बाईपास कर दिया गया है कि जो डेफिनेशन एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 में दिया गया है उसी एक्सप्लोसिव को कोल माइन रेगुलेशन भी एक्सप्लोसिव मानता है। तो अब क्या था एक्सप्लोसिव का डेफिनेशन एक्सप्लोसिव एक्ट में, वो तो उसमें पता होगा, लेकिन कोल माइन रेगुलेशन भी उसी को एक्सप्लोसिव मानता है जो एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 में जिसको एक्सप्लोसिव एक्सप्लोसिव का बताया गया है। तो ये था हमारा कुछ डेफिनेशन। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आगे का डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही सपोर्टिव होगा आपके स्टडी के लिए और इसमें हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आपका एक भी नंबर आप 100 में से 100 लेके आएँ एग्ज़ाम में। तो एक भी पॉइंट यहाँ से हम छूटने का अथी नहीं कर रहे हैं कि एक भी पॉइंट आपका कोई भी डेफिनेशन से छूट जाएगा। आगे का वीडियो देखिएगा, आगे का वीडियो हम आगे का डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।